हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। आई होप सब ठीक होगा, पढ़ रहे होंगे, क्लासेस को एंजॉय कर रहे होंगे। चलिए आज ग्रामर की क्लास 5th को स्टार्ट करते हैं। आज भी 20 क्वेश्चंस का ही कलेक्शन है बच्चों। अच्छे से क्लासेस को एंजॉय करिएगा, समझते हुए अंत तक बने रहिएगा। बहुत अच्छे अच्छे क्वेश्चंस आपके लिए कलेक्ट किए गए हैं जो कि प्रीवियस ईयर में पूछे भी गए हैं और जो अलग अलग प्रैक्टिस सेट्स से भी लिए गए हैं, कुछ बनाए भी गए हैं, है ना। तो आप इस तरीके से अंत तक बने रहें और खुद को आप जज करने का प्रयास करें कितना आपको प्रेजेंट टाइम में ज्ञान हो रहा है। जो जिन तथ्यों को आपको नहीं मालूम है उसको आप नोट करें। लेट्स कम टू क्वेश्चन नंबर 1। फर्स्ट क्वेश्चन है, ही इज़ टू डैश टू बी डिसीव्ड ईजली। बताएं। फर्स्ट ऑप्शन है स्ट्रांग, सेकंड है मॉडर्न, थर्ड है काइंड और फोर्थ है इंटेलिजेंट। बताएं कौन सा ऑप्शन सही होगा। TOO2, ध्यान रखें, TOO2 के बाद हम हमेशा TO2 का प्रयोग किया जाता है, ठीक है। और अगर पैसिव वॉइस है तो टू बी हो जाएगा, बी प्लस वर्ब का थर्ड फॉर्म। स्ट्रांग है, इतना स्ट्रांग है कि आसानी से धोखा दिया जा सकता है, धोखा मिल सकता है। मॉडर्न है, काइंड है, इंटेलिजेंट है। जब आप किसी को टॉन्ट करते हैं तब भी ऐसे यूज़ का वर्ड का प्रयोग करते हैं कि वो बहुत बुद्धिमान है, कि इतना बुद्धिमान है कि उसको आसानी से धोखा दिया जा सकता है। ही इज़ टू वीक टू कैन नॉट, है ना। ही इज़ टू वीक टू वॉक, ही इज़ सो वीक दैट ही कैन नॉट वॉक। तो कुछ ऐसे TOO2 को सो में कन्वर्ट करते हैं। बताएं कौन सा ऑप्शन सही होगा। स्ट्रांग नहीं होगा, मॉडर्न नहीं होगा, काइंड नहीं होगा, इंटेलिजेंट होगा। क्योंकि यहाँ पे आपको इन 4 ऑप्शंस में से अप्रोप्रिएट सुटेबल वर्ड को छांटना है जो इस सेंटेंस को अच्छे से कंप्लीट कर रहा हो। यहाँ स्ट्रांग का मतलब मजबूती से होता है, मॉडर्न का मीन्स आधुनिक से होता है, काइंड का मीन्स दयालु है, इंटेलिजेंट मीन्स बुद्धिमत्ता, ठीक है। तो यहाँ पर ये क्वेश्चन आया हुआ है, इंटेलिजेंट राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ चलते हैं। ही इज़ डैश सिटिंग बिसाइड अ रिवर। ये भी क्वेश्चन देखें, अलग अलग एग्जाम में पूछे गए क्वेश्चंस हैं। ही डैश सिटिंग बिसाइड अ रिवर। सिटिंग यहाँ पर क्या है, प्रेजेंट पार्टिसिपल का यूज हुआ है। नदी के पास उसको पाया गया, कि पाया जाएगा कि पाया जा रहा था। बताइए कौन सा होगा। शैल फाइंड नहीं, वाज फाइंडिंग नहीं, इज फाइंडिंग नहीं, वाज फाउंड। इट मीन्स उसको नदी के पास पाया गया। तो आप इसको देख लें ध्यान से। फाइंड वर्ड होता है, फाइंड मीन्स पाना या प्राप्त करना। डिस्कवर इसको कह सकते हैं, इसका सेकेंड फॉर्म फाउंड होता है। इसको नोट करते भी चलें, बहुत से विद्यार्थियों को मालूम भी होगा। और इसका थर्ड फॉर्म भी फाउंड ही होता है। बट एक वर्ड है जो आपको कंफ्यूज करता है। यदि फाउंड अपने आप में शब्द लेकर के चले, इसको फिर से देखें। फाइंड होता है, फाइंड का सेकेंड फॉर्म फाउंड होता है और इसका थर्ड फॉर्म भी फाउंड होता है, ठीक है, फाउंड। बट अगर फाउंड अकेले ही हो तो कहते हैं ना कि फाउंड, फाउंड मीन्स होता है किसी चीज़ को इस्टाब्लिश करना। इसका मीन्स टू इस्टाब्लिश, स्थापित करना, नींव डालना, इस तरीके से टू इस्टाब्लिश। इसका अगर सेकेंड फॉर्म थर्ड फॉर्म की बात करें तो फाउंडेड और फाउंडेड होता है, ठीक है। FOUNDED। ये सब कुछ ऐसे वर्ड्स हैं जो कंफ्यूज करते हैं विद्यार्थियों को, ठीक है। और एट ए टाइम अगर आप कंफ्यूज हो गए तो आपका एक क्वेश्चन चला जाता है। अगर फाइंड मीन्स हो खोजना तो इसका सेकेंड फॉर्म खोजना, तो इसका सेकेंड फॉर्म फाउंड होता है, थर्ड फॉर्म फाउंड। और फाउंड हो न्यू डालना तो फाउंडेड, और फाउंडेड थर्ड फॉर्म सेकेंड फॉर्म होता है। अब देखिए, उसे पाया गया पैसिव वॉइस में है, नदी के पास बैठे हुए प्रेजेंट पार्टिसिपल, यानी कि एक साथ दो कार्य। जब देखा गया तो वो क्या कर रहा था, बैठा हुआ था। आप देख पा रहे हैं आई सा यू, कई बार आप कहते हैं ना आई सा यू, मैंने तुम्हें देखा, क्या करते हुए, पैसा चुराते हुए, स्टेलिंग मनी, पैसा चुराते हुए, खाना खाते हुए, कूदते हुए, खेलते हुए। तो यहाँ प्रेजेंट पार्टिसिपल, एक साथ दो कार्य। जब मैंने देखा तो तुम चोरी कर रहे थे, खाना खा रहे थे, प्ले कर रहे थे, ऐसे कुछ होगा ING के साथ।
नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नो सूनर डज ही अराइव दैन एवरीवन डैश अप इन हिज ऑनर। कौन सा सही होगा? पहला ऑप्शन कह रहा है स्टूड, दूसरा स्टैंड्स, तीसरा स्टैंड, चौथा चैलेंज्ड। विच ऑप्शन बताएं, फटाफट बताएं विद्यार्थियों जल्दी से। नो सूनर, देखिए नो सूनर के साथ एक रूल चलता है, नो सूनर या तो इसके साथ डिड होगा तो सब्जेक्ट के बाद वर्ब का फर्स्ट फॉर्म होगा, और आगे चलेंगे तो देन होगा, THAN। अगर नो सूनर के साथ इसको समझते और नोट करते चलें, नो सूनर ER है, ठीक है, ER। नो सूनर अगर डज हो या डू हो, जो भी हो, फिर सब्जेक्ट आ रहा है तो सब्जेक्ट के बाद जो वर्ब होगा वो भी तो फर्स्ट फॉर्म में होगा, और जब वर्ब के फर्स्ट फॉर्म में होगा यहाँ भी देन लगेगा। इसको इन्वर्जन कहते हैं, मीन्स सब्जेक्ट के पहले वर्ब को ले आना। तीसरा रूल ऐसे भी है, नो सूनर, इसको सब इकट्ठे आप लिख लें अपने नोट्स में। हैड का प्रयोग अगर हो, फिर सब्जेक्ट हो तो वर्ब का थर्ड फॉर्म होता है, फिर देन का प्रयोग साथ में लगता ही है। तो ये कुछ है बेसिक एग्जाम में आते हैं। अब देखिए नो सूनर डज ही अराइव, तो अब डज की वजह से ही आया, ही की वजह से अराइव आया। देन एवरीवन, तो यहाँ पर डज को ही तो आपको दिमाग में रखना है कि आप इसको स्टूड कर देंगे, यानी कि पहले प्रेजेंट है तो कैसे पास्ट हो जाएगा। एवरीवन स्टैंड्स होना चाहिए, यानी कि हर कोई स्टैंड्स अप, क्योंकि यहाँ का सब्जेक्ट जो है सिंगुलर है तो वर्ब के फर्स्ट फॉर्म के साथ एस या ES को लेगा। इस वाले डज से एवरीवन का कोई ऐसा सब्जेक्ट वर्ब का संबंध नहीं है। स्टैंड भी नहीं होगा और चैलेंज्ड भी नहीं होगा। एवरीवन चूँकि सिंगुलर है तो स्टैंड्स होगा। तो यहाँ पर आप इन सारे फैक्ट्स को ध्यान रखें। क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ चलते हैं। आइडेंटिफाई द वर्ब इन द गिवन सेंटेंस, शी स्टार्टेड वीपिंग। इसमें क्या है, स्टार्टेड वर्ब है कि शी वर्ब है कि वीपिंग वर्ब है? फटाफट बताएं कौन सा वर्ड इसमें वर्ब की तरह यूज़ हुआ है। शी है, स्टार्टेड है, वीपिंग है, या नन ऑफ दीज है? जल्दी से बचाएं, कौन सा विद्यार्थी पहले आंसर करेगा, फटाफट बताएं। शी तो सब्जेक्ट हो गया, वीपिंग नहीं है, स्टार्टेड है, नन ऑफ दीज भी नहीं होगा। अब आपके दिमाग में बन रहा होगा मैम वीपिंग भी तो ING लगा हुआ वर्ब है और स्टार्टेड भी तो सेकेंड फॉर्म लगा हुआ वर्ब है। तो आप इसको ध्यान रखें दोस्तों, स्टार्टेड और वीपिंग में ये जो वीपिंग है ये प्रेजेंट पार्टिसिपल की तरह ना प्रयोग हो करके यहाँ पर जो है उसने रोना शुरू किया, ये एडजेक्टिव की तरह यूज़ हो रहा है। क्या शुरू किया? रोना शुरू किया, यानी कि आप इसको ऑब्जेक्ट भी मान सकते हैं। यहाँ पर ये क्या है, इस स्टार्टेड का ऑब्जेक्ट है, ठीक है। तो यहाँ पर आप इसको क्या कह सकते हैं, वीपिंग क्या शुरू किया? रोना शुरू किया। स्टार्टेड सब्जेक्ट के बाद ही तो वर्ब का सेकेंड फॉर्म मेन वर्ब लगा है। यहाँ पर जो वीपिंग है वो स्टार्टेड को फॉलो कर रहा है, ना कि वो मेन वर्ब है। और सेंटेंस में यहाँ पर वर्ब की बात हो रही है, नन ऑफ दीज भी नहीं होगा। क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ चलते हैं। आइडेंटिफाई द टाइप ऑफ अ वर्ब इन द गिवन सेंटेंस। शी स्लीप्स, वह सोती है। कैसे सोती है? साउंड स्लीप, गहरी नींद में सोती है। स्लीप्स साउंडली, गहरी नींद में सोती है। तो ये क्या है? स्लीप्स वर्ड ये क्या है बताएं, कौन सा वर्ब इसमें यूज़ हुआ है? तो पहले तो आप वर्ब पहचान लेंगे, स्लीप्स। अब ये है कौन सा वर्ब, ट्रांजिटिव है कि इनट्रांजिटिव है, मॉडल वर्ब है या हेल्पिंग वर्ब है? फटाफट बताएं, ट्रांजिटिव है कि मॉडल है कि इनट्रांजिटिव है या हेल्पिंग वर्ब है? तो ट्रांजिटिव और इनट्रांजिटिव में दोस्तों अंतर समझ लें। यदि किसी वर्ब के बाद उसका ऑब्जेक्ट है तो वह ट्रांजिटिव वर्ब होता है। ट्रांजिटिव वर्ब इसको कहते हैं सकर्मक क्रिया। बहुत से विद्यार्थी इसको हिंदी में पढ़े होंगे, सकर्मक क्रिया यानी कर्म के साथ, विथ ऑब्जेक्ट। इसको भी आप ऐसे लिख सकते हैं, विथ ऑब्जेक्ट।
विथ ऑब्जेक्ट हो जाएगा। इनट्रांजिटिव वर्ब, इन मीन्स निगेशन को ही दर्शाता है, विदाउट ऑब्जेक्ट, विदाउट ऑब्जेक्ट, यानी कि विदाउट ऑब्जेक्ट आप इसको कह सकते हैं, बिना ऑब्जेक्ट के। तो ये क्या हो जाएगा, सकर्मक क्रिया को आप अकर्मक क्रिया में बदल दें। ये आपका इनट्रांजिटिव वर्ब हो गया। आई होप आपको समझ आ रहा होगा। मॉडल एक्सिलरी वर्ब तो आप जानते हैं कैन कुड में माइट होता है, हेल्पिंग वर्ब भी सभी को पता है। अब सकर्मक अकर्मक जानते किससे हैं, तो वर्ब के बाद जब आप व्हाट या whom का प्रयोग करेंगे, यानी कि क्या और किसे, तब आपको उत्तर यदि मिल जाए, आंसर यदि मिल जाए तो वो ट्रांजिटिव वर्ब है, और आंसर ना मिले तो इनट्रांजिटिव वर्ब होता है। क्वेश्चन पूछा गया है किसी एग्ज़ाम में, ठीक है, इनट्रांजिटिव वर्ब। अब आप पहुँचें आगे, यहाँ देखें शी स्लीप्स, वह सोती है, तो आगे कुछ है ही नहीं, तो क्या हो जाएगा, ये इनट्रांजिटिव वर्ब हो जाएगा, मतलब ऑब्जेक्ट है ही नहीं, ठीक है, सेकेंड ऑप्शन। अब आप देखें, मैं एक सेंटेंस आपको दे रही हूँ, आप ढूंढें। ही गोज़, लिख लीजिएगा, ही गोज़ टू स्कूल डेली, इसमें आप ऑब्जेक्ट ढूंढें और वर्ब ढूंढें, फटाफट करें। आई एम गिविंग यू सम टाइम। ही गोज़ टू स्कूल डेली, फटाफट बताएं इसमें कौन सा वर्ब यूज़ हुआ है, ट्रांजिटिव वर्ब की इनट्रांजिटिव वर्ब। ही गोज़ टू स्कूल, सबसे पहले आप गोज़ के पास अगर व्हाट या होम को ले जाएं तो क्या आपको आंसर मिला, व्हाट या होम को अगर आपने यूज़ किया तो आपको आंसर मिला, बस व्हाट और होम से ही मिलना है आंसर, नहीं मिला। क्यों, क्योंकि आंसर तो वेयर से मिल रहा है ना, कहाँ जाती है तो आंसर मिल रहा है, स्कूल जाती है, तो स्कूल जाती है, स्कूल तो नाउन है, लेकिन व्हाट या होम से तो नहीं बना ना, वेयर से ही आंसर मिला, इसलिए ये आपका इनट्रांजिटिव वर्ब हो गया। इसको भी ऐसे ही ढूंढा जाता है एग्ज़ाम में अगर पूछे तो, मेन वर्ब के बाद व्हाट या होम लगाया जाता है। तो यहाँ पर आप ढूंढना भी सीख गए। क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 है, अ फाइनल क्रशिंग डिफीट बिकम, बताएं पूरी तरह से ज़बरदस्त हार मिल जाए तो उसको क्या बोलते हैं, डिफीटेड बोलते हैं, या स्लेवरी बोलते हैं, और वाटरलू बोलते हैं, कि ब्लॉक बस्टर बोलते हैं। बहुत लोग इसको ब्लॉक मास्टर भी बहुत से बच्चे कहते हैं, मैंने सुना है, बट ये ब्लॉक बस्टर होता है, और आई होप आप इसको जान रहे होंगे क्या है। तो इस क्वेश्चन का आंसर बताएं, अ फाइनल क्रशिंग डिफीट बिकम्स, बताएं डिफीटेड, स्लेवरी, वाटरलू, या ब्लॉक बस्टर, बताएं। डिफीटेड मीन्स तो पराजित हो जाना, स्लेवरी मनी में गुलामी होता है, वाटरलू का युद्ध, नेपोलियन का युद्ध सुना है ना, फ्रांस वाला, वाटरलू का युद्ध, तो यहाँ पर वही बात हो रही है कि एकदम पूरी तरह से चित्त हो जाना, बिल्कुल भी उठने की परिस्थिति में न रहना, वाटरलू का युद्ध कहा जाता है। ब्लॉक बस्टर की बात करें तो क्यूरियासिटी तो मन में हो ही रही होगी क्या होता है, तो अ मूवी दैट, इसको लिखते चलें, दैट बिकम्स, अब आप तो समझ ही गए होंगे, बिकम्स सक्सेसफुल, वो क्या कहलाता है, ब्लॉक बस्टर कहलाता है। कहते नहीं हैं ब्लॉक मास्टर मूवी है, बहुत से लोग कह देते हैं, लेकिन ब्लॉक बस्टर यूज़ होता है। तो ये वर्ड आप अच्छे से अब से नहीं गलत यूज़ करिएगा, यदि करते रहे होंगे तो। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 7 पे। लिटिल क्या है, बहुत अच्छा क्वेश्चन है, एग्ज़ाम में आता है। लिटिल क्या है, वर्ड पहचानने को भी आता है ना। लिटिल क्या है, नाउन है, बहुत से बच्चे छोटा के अर्थ में फटाफट नाउन लगा देंगे, ठीक है, कितने बच्चे लगा रहे हैं, नाउन। लिटिल क्या है, नाउन है, कि एडजेक्टिव है, कि वर्ब है, कि एडवर्ब है, कौन सा होगा बताएं। लिटिल नाउन है कि नहीं है, नहीं है। एडजेक्टिव है कि नहीं है, है। वर्ब है कि नहीं, नहीं। एडवर्ब भी नहीं है।
अब चलिए इसको जानने का प्रयास किया जाए। यदि लिटिल मीन्स आप छोटा कहें या लिटिल मीन्स थोड़ा कहें या लिटिल मीन्स कम कहें, तो आप किसी न किसी नाउन को ही तो कह रहे हैं, चाहे वो नाउन आपका कोई भी नाउन हो सकता है। ठीक है, तो लिटिल का प्रयोग आप इसको, वैसे तो लिटिल या लिटिल द लिटिल का प्रयोग आप थोड़ा के सेंस में, कम के सेंस में, अनकाउंटेबल के साथ करते हैं, तो करते तो नाउन के साथ है ना, आप ऐसे समझें। लिटिल का प्रयोग अगर आप कर देंगे या लिटिल द लिटिल, तो इसके साथ कोई ना कोई नाउन आप लिखते हैं। यदि कह दें कि लिटिल चाइल्ड, तो चाइल्ड आप नाउन लिखा और लिटिल आपका एडजेक्टिव बन गया, तो यहाँ लिटिल एडजेक्टिव है, बिल्कुल भी कंफ्यूज ना होइएगा। बहुत से बच्चे लिटिल को नाउन मान के नाउन ही लगा देंगे और एग्ज़ाम में पहले ऑप्शन वही देगा जो आपको कंफ्यूज करे। क्वेश्चन नंबर 8 की तरफ चलते हैं। कंसीडर द यूज़ ऑफ नो। यहाँ पर देखिए इस जो नो है, इस नो का यूज़ आपको पहचानना है। इस क्वेश्चन को थोड़ा लंबा सा है, इसको और अच्छे से आप जानने का प्रयास करें। देखिएगा, नो का प्रयोग किया गया है इन दिस सेंटेंस एंड ट्रेस आउट द ग्रामेटिकल कैटेगरीज। ये क्वेश्चन आप अपने आप को जानने का प्रयास करें कि क्या मैं सही कर पा रहा हूँ या क्या मैं सही कर पा रही हूँ। इट डिपेंड्स अपॉन यू, यू कैन जज योर सेल्फ। कंसीडर द यूज़ ऑफ नो इन दीज सेंटेंस, यानी कि आपको 3 सेंटेंस दिए गए हैं क्वेश्चन में, सेंटेंस 1, सेंटेंस 2, सेंटेंस 3। ये क्वेश्चन में नो का प्रयोग, नो का प्रयोग, नो का प्रयोग 3 बार किया गया है। तो अब आपको ऑप्शन मिल रहा है, आपका ऑप्शन ब्लू से लिखा गया है, आपका ऑप्शन मिल रहा है, ए ऑप्शन मिल रहा है आपको वर्ब है, एडजेक्टिव है, नाउन है। इसका मतलब कि ये जो पहले वाला नो है ये वर्ब है, या पहले वाला नो आपका एडजेक्टिव है, पहले वाला नो एडजेक्टिव है, या नन ऑफ दीज है। दूसरा वाला नो एडजेक्टिव है कि नाउन है कि एडवर्ब है, और तीसरा वाला नो नाउन है कि वर्ब है कि नाउन है। इस तरीके से आप समझें। क्वेश्चन को पहले करने का तरीका सीख लें, फिर सॉल्व करना स्टार्ट करें, अदरवाइज विदाउट थिंकिंग यू कैन मेक मिस्टेक। चलिएगा बताएं कौन सा सही होगा। इट इज़ नो जोक, आप इसको कैसे निकालेंगे? क्या जो नो लगा है किसके आगे पीछे लगा है, आप इसको सोचें पहले। जोक वर्ड क्या होता है? जोक मीन्स होता है ना मजाक, या कहते हैं ना कि आई एम जस्ट जोकिंग, तो आप आईएनजी लगा देते हैं। लेकिन जोक वर्ड नाउन भी तो होता है। इस नाउन के आप जो है आगे कुछ लगाते हैं तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, नाउन के अगर आप आगे लगा रहे हैं तो ये एडजेक्टिव हुआ। जोक अगर आप नाउन मान रहे हैं तो जोक नाउन हो गया। नाउन के पहले क्या यूज़ होता है? एडजेक्टिव यूज़ होता है। अब एडजेक्टिव किस में है? पहले में तो नहीं है, तो पहला यही इनकरेक्ट हो गया। दूसरे वाले में बात करें तो दूसरे वाले में दोनों में दिया है एडजेक्टिव। अब देखें सेकंड को देखें, ही इज़ नो मोर, वह अब नहीं रहा। अब इस मोर की बात करें और नो की बात करें, तो ही इज़ नो मोर अगर आप कह रहे हैं तो अब वह नहीं रहा आप कह रहे हैं, तो क्या ये एडवर्ब बन रहा है? जो आप इसको सी को सही करेंगे, बन रहा है, बिल्कुल सही, आपने सही कहा। कैसे बन रहा है? देखिए कैसे बन रहा है। ये इज़ जो है ना, इज़ को ही तो कंप्लीट कर रहा है नो मोर। यदि आप मोर को हटा दें तो ही इज़ नो, अब आप कंप्लीट ही नहीं कर पा रहे हैं ही इज़ नो, इसको मोर ही तो कंप्लीट कर रहा है इस वर्ब को। तो तीसरे ऑप्शन में आपका एडवर्ब मिला, तो यहाँ पर नाउन है नहीं। ठीक है, अब तीसरे की बात करें, इट आई विल नॉट टेक अ, तो टेक अ नो, नो मीन्स क्या? मुझे एक नहीं सुनना है, मुझे ना नहीं सुनना है, आप ऐसे कहते हैं ना। तो इस ना को आप ए का प्रयोग किसके पहले करते हैं? अब जाहिर सी बात है आर्टिकल का प्रयोग नाउन के पहले करते हैं, आप ऐसे भी कोरिलेट कर लें। तो ऑप्शन नंबर सी आंसर हो जाएगा, डी भी नहीं होगा। तो किस प्रकार से आंसर सी सही हो रहा है ये आपने जाना। क्वेश्चन नंबर 9 की तरफ चलिएगा। क्वेश्चन नंबर 9 है, द पॉपुलेशन ऑफ आवर कंट्री इज़ इंक्रीजिंग बाय लीप्स एंड बाउंड्स। तो लीप्स एंड बाउंड्स का क्या मतलब है? वेरी स्लोली, वेरी क्विकली, इरेगुलरली, वेरी सिस्टमेटिकली। कैसे आप करेंगे इसको? कह रहा हमारे देश की जो जनसंख्या है वो बढ़ रही है।
कैसे, बहुत धीरे धीरे, बहुत तेज़ी से, अनियमित रूप से, या फिर कह सकते हो अस्त व्यस्त रूप से, या वेरी सिस्टमेटिकली यानी बहुत बढ़िया से। बताएं। लीप्स एंड बाउंड्स, अपने देश की जनसंख्या का ख्याल तो सभी को है, कितनी जनसंख्या हो गई है, तो आप बहुत धीरे धीरे तो बढ़ेगी नहीं। लीप्स एंड बाउंड का मीनिंग हालांकि यहाँ निकालना है, तो वेरी क्विकली यहाँ पर सही होगा, बड़ी तेज़ी से। लीप्स एंड बाउंड्स का मतलब होता है बड़ी तेज़ी से, इरेगुलरली भी नहीं, वेरी सिस्टमेटिकली भी नहीं। ये एक आइडियमिक एक्सप्रेशन है, तो इसको आप लर्न कर लें। अगला बढ़ें आगे। यही सब वर्ड पावर है और अलग अलग तरह के क्वेश्चंस आते हैं बच्चों। आप इसको ना चलें सोच करके कि मैं सिर्फ वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन में ही एग्ज़ाम पास कर जाऊंगा या जाऊंगी, या मेरा आइडियम एंड फ्रेजेस से ही काम चल जाएगा। ग्रामर के सारे पार्ट को आपको टच करना पड़ेगा, चाहे वो आपको अच्छा लगे चाहे आपको ना अच्छा लगे। हरदम आपको नरेशन और वॉइस नहीं मिल सकता, बहुत तरीके के क्वेश्चंस आते हैं, आपको मन लगाना पड़ेगा। ग्रीन आइड मॉन्स्टर स्ट्राइक्स अ वुमन द मोमेंट शी सीज हर हस्बैंड टॉकिंग टू अनदर प्रिटी वुमन। कितनी बात कहा गया है। कह रहा है ग्रीन आइड मॉन्स्टर, यहाँ पे जो अंडरलाइन वर्ड है ये क्या है, ग्रीन आइड मॉन्स्टर यानी हरी आंखों वाला, मॉन्स्टर मीन्स राक्षस। स्ट्राइक्स अ वुमन मतलब एक महिला को स्ट्राइक यानी कि एक प्रकार से मतलब नज़र डाल रहा है। द मोमेंट उस क्षण जब वह अपने पति को बात करते हुए दूसरी महिला को से देखता है। तो यहाँ पर नेगेटिव सेंस निकल रहा है ना सेंटेंस में, तो एंगर हो गया, हेट्रेड हो गया, इनवी हो गया, जिलसी हो गया। यहाँ तो सारे ऑप्शंस आपके इनकरेक्ट हैं, अरे वो निगेटिव हैं ऑप्शन। एंगर यानी गुस्से में, तो ग्रीन आइड मॉन्स्टर बहुत ज़्यादा नेगेटिव हो गया ये तो। हेटरेड यानी कि नफरत भरी नज़र, इनवी मने शत्रुता, जीलसी करेक्ट आंसर होगा। ठीक है, इसको आप जान लें। ग्रीन आइड मॉन्स्टर का मतलब होता है ईर्ष्या करना, जीलस करना किसी से। और एंगर मने क्रोध, आप जानते हो। हेट्रेड मीन्स होता है घृणा, ठीक है। और इनवी मीन्स होता है शत्रुता। यहाँ पर शत्रुता और घृणा का कोई मीनिंग नहीं निकल रहा है, यहाँ पर गुस्सा और बड़ा वाला गुस्सा, तो जीलस है मतलब ईर्ष्या करना। आई होप आपको 10th क्वेश्चन आया होगा समझ में। ये सब एग्ज़ाम में घूमने वाले क्वेश्चन हैं, बार बार अलग अलग एग्ज़ाम्स में पूछता है। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 11 की तरफ। बिल्डिंग इन विच डेड बॉडीज आर केप्ट फॉर अ टाइम, बहुत आराम से आप इसको कर पाएंगे, सभी लोग इसको जानते होंगे। मोनास्ट्री है, या कहते हैं मोनेस्ट्री, या मार्चुरी, सेनेटोरियम, क्रीमेटोरियम। बताइएगा कौन सा होगा, फटाफट आंसर करें। 11th का, यस बी आंसर, बिल्कुल सही। बी। बी मीन्स होता है शव गृह, यहाँ पर वही तो बात हो रही है, शव गृह या मुर्दा घर आप कहते नहीं हैं इसको, जहाँ पर डेड बॉडीज़ रखी जाती है। कई बार बहुत सारे लोग होते हैं जिनके जैसे लावारिश कह दिया जाता है जिसको, वहाँ पर उस वाले प्लेस की बात हो रही है। ऐसे बिल्डिंग जहाँ पर शव को रखा जाता है वहाँ पर उसको क्या बोलेंगे, मॉर्चुरी बोलते हैं उसको, ठीक है, या मॉर्चरी बोलते हैं, वैसे तो उसको चर बोला जाता है, मॉर्चरी। अगला है फिर है मोनेस्ट्री, तो मोनेस्ट्री का मीन्स होता है आश्रम, बौद्ध धर्म से संबंधित शब्द है। मठ, नोट करते चलें। बिहार, ये सब इसका अर्थ होता है। सेनेटोरियम का अर्थ क्या होता है, आरोग्य निवास, यानी कि जब व्यक्ति ठीक हो जाता है तो स्वास्थ्य लाभ होने के लिए जाता है कुछ दिन के लिए, वहाँ पर उसके स्वास्थ्य के अनुसार वातावरण प्रोवाइड किया जाता है। क्रीमेटोरियम का मीन्स होता है शवदाह गृह, यानी कि जहाँ पर श्मशान घाट आप कहते हैं ना, श्मशान घाट या श्मशान अकेले कह सकते हो, जहाँ पर चिताएं जलाई जाती हैं। पायरे मीन्स चिता होता है ना, ये चीज़ है। घाट या इसको क्या कह सकते हैं, शवदाह गृह। तो ये चारों वर्ड्स को आप नोट करें, अगर मालूम था तो बहुत अच्छी बात है, बहुत अच्छी। 12th क्वेश्चन को देखें। वन हु हेट्स वुमेन, बहुत आसानी से आप समझ सकते हैं। आई हैव टोल्ड यू
मेनी टाइम्स। मीज़ो, हेट की बात कर रहा है ना, मीज़ो या माइजैन, इसका मीन्स होता है लैटिन भाषा में घृणा, यानी हेट करना, किसी से नफरत करना। या तो ये होगा या तो ये होगा। फिलैन मीन्स होता है प्यार करना, एंथ्रो मीन्स होता है इंसान। तो यानी कि इंसान, मानव जात को पसंद करने वाला फिलैंथ्रोपिस्ट होता है। अ पर्सन हु प्रेजेस ह्यूमन काइंड, तो फिलैंथ्रोपिस्ट यहाँ पर उत्तर नहीं होगा। एम्बीवर्ट मीन्स आप जानते हैं उभयमुखी व्यक्तित्व वाला इंसान, उभयमुखी व्यक्तित्व वाला इंसान, ये भी नहीं होगा। मीजोगेमिस्ट, यानी अब देखिए गेमी माने विवाह, भी तो हमने आपको बता रखा है ना, गेमी मीन्स विवाह। अब जब विवाह की बात हो रही तो विवाह से नफरत करने वाला होगा ही नहीं। मीजोगाइनिस्ट, ये कैसे होगा, अब इसको भी तोड़ लिया जाए। मीजो मीन्स होता है नफरत, और गाइनो मीन्स होता है महिला, स्त्री। गाइनो मीन्स होता है महिला, तो महिला जाति से नफरत करने वाला उसको बोलते हैं मीजोगाइनिस्ट। ऐसे तोड़िएगा। गाइनोकोलॉजिस्ट होती है ना, गाइनोलॉजिस्ट। और आपने देखा होगा मीजोगेमिस्ट तो पॉलीगेमिस्ट, बीगेमिस्ट, फिलोगेमिस्ट, है ना, फिलोलॉजी, ऐसे बहुत सारे वर्ड्स होते हैं। तो यहाँ पर आपका 12th का बी होगा। क्वेश्चन नंबर 13 की तरफ चलते हैं। सेलेक्ट द राइट मीनिंग ऑफ द वर्ड ऑमनीपोटेंट। बच्चों बताएं ऑमनीपोटेंट कितना आसान है। पहला ऑप्शन वन हु इज़ ऑल पावरफुल। आप कैसे इसको तोड़ेंगे, पोटेंट से। पोटेंस मतलब, पोटेंट मीन्स पावर, पोटेंशियल यानी कि शक्तिशाली इंसान। फटाफट आंसर करें, ए ऑप्शन ही मिल गया। इंटेलिजेंट की बात करते तो ऑमनीसियंट होता है, ठीक है, ऑमनीसियंट। ऑमनीसियंट मीन्स होता है सर्वज्ञ, मतलब सब कुछ जानने वाला, जो इंटेलिजेंट है। इसके बाद आपका दूसरा शब्द हो जाएगा, इसको आप ऑमनीसियंट भी कह सकते हैं। और अगर आप आज के परिप्रेक्ष्य में और अच्छे से जानना चाहें तो क्लेवर वर्ड भी यूज़ होने लगा है, ठीक है। यहाँ आल चूँकि आया नहीं है तो इस वजह से क्लेवर ज़्यादा सही रहेगा। क्लेवर आप लिख सकते हो, यानी कि चतुर, होशियार, ठीक है, CLEVER, क्लेवर। या जीनियस भी आप इसके लिए कह सकते थे, ठीक है ना, जीनियस। ये आपका वन हु इज़ इंटेलिजेंट का आंसर होगा। वन हु इज़ इंटेलिजेंट का वन हु लव्स मैन काइंड, तो अभी आपने पिछले उसमें पढ़ा फिलैंथ्रोपिस्ट। और आपका ये एग्जिस्टेंस ऑफ गॉड की बात करें तो क्या हो जाएगा, यहाँ पर एग्जिस्टेंस ऑफ गॉड थे, ये आपका थेइस्ट हो जाएगा। यानी कि कैसे कह सकते हैं, थेइस्ट, आस्तिक इंसान, माने ईश्वर में विश्वास करने वाला, ठीक ना, नोट करते चलें। क्वेश्चन नंबर 14 की तरफ चलिएगा। गिव द एंटोनिम ऑफ सेज। फटाफट बताएं सेज के एंटोनिम, यानी विलोम बताना है, अपोजिट। सेज मीन्स क्या होता है, सेज मीन्स साधु होता है, साधु। साधु होता है या ज्ञानी भी होता है। अब ज्ञानी शब्द अगर आपको पता है तो आप फूल को कर सकते हैं मूर्ख। हार्ड मीन्स कठिन होता है, इगोइस्ट मीन अहंकारी, फियर मीन्स डर होता है, तो फूल अपना करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 15 में देखें, नरेशन, फाइंड आउट द करेक्ट इनडायरेक्ट नरेशन ऑफ द फॉलोइंग डायरेक्ट स्पीच। ही शाउटेड लेट मी गो, आप इसको ध्यान से करिएगा, एग्ज़ाम में आया हुआ है। पहली नज़र में तो आपसे गलती हो सकती है, इसलिए बहुत ध्यान से करें। ही शाउटेड लेट मी गो कैसे कंप्लीट करेंगे, पहले तो आप इसको पहचानें और फिर अतीत में जाएं, रूल को याद करें, आई क्लोज करें, बताएं। ही शाउटेड दैट लेट हिम गो, पहले में तो हिम गलती से टाइपिंग मिस्टेक हो गया, उसको हिम आप मान लें, ठीक है, मैं इसको बना दे रही हूँ। लेट हिम गो है इसका मतलब, हिम को काट दें। अब देखिए पहले में आपने देखा ही शाउटेड दैट लेट हिम गो, अगर आप मानते हैं, बहुत से बच्चे इसको मान के ए ही सही करेंगे, बट नहीं, आप गलत हैं। इम्परेटिव सेंटेंस है, आपने पहचान लिया, इम्परेटिव सेंटेंस है, और इम्परेटिव सेंटेंस में लेट का प्रयोग होता है। दैट का प्रयोग कंजक्शन के रूप में इम्परेटिव में जब नहीं होता है
तो पहले में तो कंजक्शन दैट लगा है, इसलिए ये गलत हो गया। इम्परेटिव सेंटेंस में कंजक्शन टू का प्रयोग होता है, ठीक है। तो अब आपका टू किस में लगा है, पहले में नहीं लगा, गलत हो गया। दूसरा देखिए, ही शाउटेड टू देम लेट हिम गो, और तीसरा करा ही शाउटेड टू गो। अब यहाँ पर अगर तीसरा आप कर देते हो, उसने जाने के लिए चिल्लाया, तो यहाँ पर लेट हिम गो यानी वो कह रहा है उसे जाने दो, आज्ञा दे रहा है, या फिर कह रहा है आपको कि ये काम हो जाने दो, तो आप कह रहे हो, वो कह रहा है उसे जाने दो, तो या सॉरी मुझे जाने दो, लेट मी गो, मुझे जाने दो। अब यहाँ पर मुझे जाने दो जब कह रहा है, तो ही शाउटेड टू गो, वह कहा जाने के लिए। ये तो सामान्य बात हो गई ना, यहाँ आपको क्या करना पड़ेगा, लेट को भी साथ में लेके चलना पड़ेगा। ही शाउटेड टू देम, चूंकि ऑब्जेक्ट है नहीं तो ऑब्जेक्ट लाना पड़ेगा, टू लगाना पड़ेगा, लेट वाला सीधे का सीधे उतार देते हैं, तो ऑप्शन आपका बी करेक्ट हो जाएगा। जिस प्रकार से ऑप्शन है उसी प्रकार से काम करना है, एग्जाम में आया हुआ क्वेश्चन है, ऑप्शन नंबर बी अपना करेक्ट है। पहला क्यों नहीं होगा, तो आपने समझ लिया ये असर्टिव सेंटेंस तो है नहीं कि आप दैट लगाएंगे, इम्परेटिव है, इम्परेटिव में कंजक्शन टू का प्रयोग होता है, ठीक है। तो यहाँ पर टू लगेगा और ऑब्जेक्ट दिया नहीं है, तो यहाँ पर मैं और जो है वह मिल करके हम हो, वो उन हो गया, इसलिए देम लगा, और दैट कंजक्शन का यूज़ होगा नहीं, तो आप लेट को हटा नहीं सकते हैं, तो यहाँ पर शी नहीं होगा। तो 15वां का आपने कंप्लीट किया। 16 को देखें। आई गेट अप एवरी मॉर्निंग एट 7 o'clock, पीटर सेड। फटाफट बताएं क्या होगा। पहला ऑप्शन पीटर सेड ही गॉट अप एवरी मॉर्निंग एट 7 o'clock, क्या ये सही है विद्यार्थियों, बनाएं। सेकेंड ऑप्शन कह रहा है पीटर सेड आई गॉट अप एवरी मॉर्निंग एट 7 o'clock। सबसे बढ़िया आसान तरीका, जैसे ही आप नरेशन पाएँ कहीं किनारे ले जा करके पेंसिल का चाहे पेन का यूज़ करके, मोस्ट ऑफ द टाइम पेंसिल का ही यूज़ करके आप उसको जो है किनारे बना लें, उसके बाद ला करके मिला लें। अदरवाइज़ अगर थोड़ा थोड़ा बनाएंगे, थोड़ा थोड़ा मिलाएंगे, तो ऑप्शन में देखने में कन्फ्यूज़न हो जाता है। बताएं, पहला ऑप्शन ही सही होगा। कैसे सही होगा, चलिए देखा जाए। आई गेट अप एवरी मॉर्निंग एट 7 o'clock, पीटर सेट, पीटर सेट, पीटर सेट, पीटर सेट, पीटर सेट, चारों में पीटर सेट कहा है, दैट लगाया नहीं है किसी में, तो आप भी नहीं लगाएंगे। जैसे उसने कहा वैसे आपको कर देना है। नन ऑफ दीज यहाँ दिया नहीं है, तो जब नन ऑफ दीज नहीं दिया है तो आपको, ये आया हुआ क्वेश्चन है विद्यार्थियों, इसलिए मैंने इसको इंक्लूड किया, ताकि आपको पता चले कि वो जो दैट वाला नियम आप पढ़ते आ रहे थे ना, कि सिड के बाद ऑब्जेक्ट ना दिया हो तो फटाफट आप उसको दैट लगा लें, ऐसा कुछ नहीं है। आपको ऑप्शन के अनुसार दिमाग लगाना पड़ता है। तो यहाँ पर दैट को स्किप कर दिया है, तो आप भी दैट को भूल जाएं, आगे बढ़ें। आई है तो ही हो जाएगा, क्योंकि पीटर एक मेल है और वो लड़का है, इसलिए ही यूज़ होगा। ही यूज़ होगा तो किस में ही यूज़ हुआ है। अब आई को चेंज ही नहीं किया, तो बी ऑप्शन पहले ही आपने गलत करार दे दिया, गलत हो गया। सी ऑप्शन की तरफ चलें, तो सी ऑप्शन में देखिए पीटर सेड ही हैड गॉट। अब यहाँ पर गेट फर्स्ट फॉर्म है, यानी प्रेजेंट इंडेफिनिट है। वह हर रोज़ 7 बजे उठता है, अपनी रूटीन बता रहा है, तो रियल में तो टेंस चेंज होना ही नहीं चाहिए ना। अब आप सोच रहे होंगे तो मैं चौथा सही करता हूँ, नहीं, बिल्कुल नहीं। ये सेकंड सही होगा, फर्स्ट सही होगा, सेकंड नहीं, थर्ड नहीं, फोर्थ नहीं। अब देखिए, बी आपने तो आई की वजह से गलत कर दिया। सी के की अगर बात करें तो ही हैड गॉट, आप इसको पास्ट मान के तब ना परफेक्ट करेंगे, ये भी गलत हो गया। ही हैड गॉट बना दिया आपको, तो या तो प्रेजेंट का प्रेजेंट ही रहने दें, अदरवाइज इसको आप पास्ट कर सकते हैं कि उसने बोला कि मैं उठता हूँ, हालांकि टेंस चेंज नहीं होना चाहिए क्योंकि यहाँ रूटीन है, डेली रूटीन हमेशा प्रेजेंट में रहता है, लेकिन अकॉर्डिंग टू ऑप्शन वी विल हैव टू वर्क। ओके, तो ऑप्शन डी पे अगर आप आएँ तो ही गेट्स अगर करता तब ना सही था, ही के साथ वर्ब का फर्स्ट फॉर्म ऐसे आई यस। जब ही गेट्स नहीं किया है तो चौथा क्यों हम सही करें, कर देंगे तो गलत हो जाएगा। उस हिसाब से टेंस चेंज करने की प्रथा मानते हुए आपका फर्स्ट सही हो गया। आई होप आप भी मेरे साथ सहमति व्यक्त कर रहे होंगे। अगला देखेंगे से क्वेश्चन नंबर 17 में देखें, पंक्चुएट द फॉलोइंग लाइंस। फटाफट पंक्चुएशन कंफर्म करें। पंक्चुएशन, यू नो ही इज़ नॉट इजंट डेड सर, यू नो कॉमा ही इजंट डेड सर, यू नो कॉमा ही इजंट डेड कॉमा सर। बताएं कौन सा आंसर इसमें पंक्चुएशन में, यानी कि सही कॉमा, सही फुल स्टॉप, सही क्वेश्चन मार्क, सही एक्सप्लेनेशन का मार्क, सही इन्वर्टेड कॉमा का यूज़ ही आपको
इसमें करेक्शन को देखना है किस में सही हुआ है। बिल्कुल सही कहा बच्चों आपने, यहाँ पर ऑप्शन बी राइट आंसर है। पहले में बाकी सब तो सही है, लेकिन यहाँ जो पंक्चुएशन में एक्सक्लेमेशन लगा दिया है ना ये वाला, ये गलत कर दिया। ये तो आपका संबोधन में होता है एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस में, यहाँ तो सीधे असर्टिव सेंटेंस की बात हो रही है। बी में देखिए फुल स्टॉप लगाया है, और जब से आप कहोगे कि वह जानता था कि वह नहीं मरा सर, वह जो है इज़ नॉट डेड, मतलब वह नहीं मरा या वो मृत नहीं है। उसके बाद आप थोड़ा सा पॉज लेके बोलेंगे सर, तो यहाँ पर आपको छोटा सा कॉमा लगाना पड़ेगा, इसलिए आपका बी करेक्ट है। सी में देखिएगा, यहाँ पर इसको आप ध्यान दें, देखें एक तो यू आपका कैपिटल नहीं लिखा है, सारे यू को मिलाएं तो नीचे का दो स्मॉल है, नीचे का जो तीसरा है वो स्मॉल है, बाकी सब ए बी और डी कैपिटल है। इसको भी ध्यान रखना पड़ता है बच्चों एग्ज़ाम में कि कहाँ कैपिटल कहाँ स्मॉल है, वही होना चाहिए, ठीक है। ये भी बहुत माइनर से बात है। इल्यूज़न यानी दृष्टिभ्रम, नज़रों का भ्रम आपको आंसर गलत करवा देगा। सी में देखें, यहाँ सर सही है, डेड सही है। इज़ंट की अगर आप बात करें तो पहली गलती तो इज़ंट कैसे लिखा जाता है, ISN लिखा जाता है, एपॉस्ट्रॉफी टी लिखा जाता है। इज़ंट तो ऐसे लिखा जाता है, बट देखिए तीसरे में गलत लिखा है। दूसरी बात कि यू का वाई कैपिटल नहीं है, तो ये भी गलत हो गया। और आप देख पा रहे होंगे चौथे में देखें, तो चौथे में अगर आप इसको हटा के देखें, ये देखें आप, तो यहाँ पर भी क्या हुआ है, यहाँ पर एक हाइपन, यहाँ एक हाइपन लगा दिया, ये भी गलत हो गया। तो कैसे आखिर बी ही सही है, आप इसको समझ पा रहे होंगे। क्वेश्चन नंबर 18 की तरफ चलते हैं। ये भी क्या है, क्या करना है, स्पेलिंग, एरोप्लेन की करेक्ट स्पेलिंग। ये तो अगर ज़रा सा भी कंफ्यूज हुए तो आपको ले बीतेगा। एरोप्लेन, AROPLANE, AROPLAIN, AEROPLAIN, AEROPLANE, बहुत ही माइनर। इसमें ज़रा भी अगर आप भ्रमित हुए कौन सा पढ़े थे, नॉर्मलाइज नहीं हुआ बात, तो आपकी गलत हो जाएगी। एरोप्लेन की करेक्ट स्पेलिंग क्या होती है, फटाफट बताएं। AEROPLANE। इसको आप सेकंड और फर्स्ट स्टैंडर्ड के बच्चे को पढ़ते हुए सुने होंगे, लेकिन ये पूछा है SSC CGL के एग्ज़ाम में, पॉलिटेक्निक लेक्चरर के एग्ज़ाम में, DSSB में, CGL में, टीयर 1 में, टीयर 2 में, बहुत सारे एग्ज़ाम्स में पूछा है, ठीक है। तो आई होप आपने समझ लिया होगा, डी आंसर करेक्ट है, ठीक है। डी वाला देखें, डी। फाइंड आउट द करेक्टली स्पेल्ड, नेक्स्ट भी देखें। ऑकेजन बहुत यूज़ करते हैं, ऑकेजनली ऐसा काम, ऑकेजनली वैसा काम। ऑकेजन की करेक्ट स्पेलिंग बताएं। CCSS में कन्फ्यूज़न हो जाएगा एग्ज़ाम में। OCCSION होता है, ठीक है। OCCA यानी 2 बार C 1 बार S, दिमाग में याद रखें, ठीक है। मिशन का उल्टा कर लें, मिशन में आप पढ़ रहे हैं, मिशन का उल्टा कर लें। डबल एस को एक एस कर लें, तो आपके दिमाग में बना रह सकता है, ठीक है। OCCASS ना होके 1 बार S, ठीक है। ऑकेजन किस ऑप्शन में है, तो अब चलिए ढूंढा जाए, पहले में ही है। बाकी में देखिए 1 बार C 2 बार S, इसके बाद आप यहाँ पर देखें 2 बार C 2 बार S, 2 बार C 1 बार EI हो गया है, तो बाकी सब गलत है, ठीक है। आई होप आपने समझ लिया होगा। लास्ट बट नॉट लीस्ट, इसको भी देखें। द एक्टिव ऑफ डैश द, इसके बाद देखेंगे लेटर वॉज रिटेन इन ब्लड, इसका एक्टिव बनाना है। एक्टिव पैसिव बहुत उलझाता है, आसान भी बच्चों को लगता है, आप इसको बनाएं। द लेटर वॉज रिटन इन ब्लड, इसका एक्टिव बनाना है, सीधा भी पूछता है उल्टा भी पूछता है, बताएं। शी रोट अ ब्लडी लेटर, शी वॉज राइटिंग लेटर इन ब्लड, शी रोट द लेटर इन ब्लड, और इन ब्लड शी वॉज ए लेटर रिटन, बताएं कौन सा है, फटाफट बताएं, एक्टिव बताना है। शी रोट अ ब्लडी लेटर पहला सही किया जाए, क्या कहते हैं आप? नहीं, बिल्कुल नहीं, गलत है। कैसे गलत है, अभी आप ही फाइंड आउट कर पाएंगे। सी ऑप्शन, जो बच्चे सी ऑप्शन को करेंगे उन्हीं को 1 मार्क्स मिलेगा। कैसे शी है, इसको देखिएगा। यहाँ पर आप अगर देखें
तो वाज लिखा हुआ है ना, वाज किसको करेंगे, जब वर्ब का सेकंड फॉर्म यानी कि पास्ट इंडिफिनिट रहेगा तभी तो आप वाज करेंगे। तो पहले में लिखा है शी रोट अ ब्लडी लेटर। ब्लडी लेटर मतलब इन ब्लड होता है, यानी किसी चीज़ में डुबो कर लिखना, खूनी पत्र का यहाँ मतलब है कि ब्लड से लिखना। तो से के लिए यहाँ पर ब्लड में डुबो कर लिखना किस सेंस में, यहाँ पर आपका पहला नहीं हो रहा है, यहाँ आपका हो रहा है सी। इन ब्लड इन इंक ऐसे करके होता है यूज़, एक फ्रेज टाइप का हो जाता है, तो इसलिए पहला नहीं होगा। दूसरा देखिए, वह लिख रही थी तो बिंग का यूज करना चाहिए था आपको, ये भी गलत। उसने लिखा यही सही है, इसका पैसिव वॉइस बना है द लेटर। आपका सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट सब्जेक्ट सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट, और इसको दो भागों में बांट दिया गया, एक वॉज बना दिया गया, एक थर्ड फॉर्म। और चौथे की बात करें तो चौथा इन ब्लड शी वॉज अ लेटर रिटन, ऐसा भी नहीं है। तो यहाँ पर देखिएगा किस प्रकार से आपका सी करेक्ट हुआ। आई होप विद्यार्थियों आपने सारे क्वेश्चंस को बहुत अच्छे से पढ़ा होगा।